नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और इस वक्त हमारे साथ में हैं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के 2 बार के विधायक आशीष शर्मा जी। आशीष जी से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव हैं, क्या हालात हैं और ग्राउंड लेवल पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं। क्योंकि खातेगांव क्षेत्र की जब बात की जाती है तो बात ये सामने आती है कि जो यहाँ पर होता है वो कमोवेश पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार पंकज जी। सबसे पहले ये कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की इस वक्त क्या स्थिति है। हालांकि 2 बार आप विधायक रहे हैं तो काफ़ी कुछ आपको लगता होगा कि सब कुछ आपके हैंडल हाथ में है, लेकिन ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि इस पर अभी भी 3 महीने में काम करने की आवश्यकता है? खातेगांव विधानसभा क्षेत्र यदि देखा जाए पिछले 25-30 वर्षों का इतिहास, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सदैव विधानसभा में चाहे लोकसभा में जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और इसी आशीर्वाद की बदौलत लगातार हमने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की कई सारी योजनाओं को न सिर्फ स्वीकृति दी है, बल्कि आज मैदानी तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विद्युत का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हमने इन क्षेत्रों में बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसके कारण आम जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलना प्रारंभ हुई है और इन मूलभूत सुविधाओं को मिलने के कारण आम जन में इस बात की संतुष्टि है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किया गया विकास आज हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव तक पहुंचा है। आपको लगता है कि किसानों की जब बात आती है तो प्राकृतिक आपदाओं की भी बात आती है। इस वक्त की हम बात करें, लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, किसानों की खेती खराब हुई और इस वक्त ऐसा लगता है कि किसान जो है विद्रोह की, आक्रोश की मुद्रा में है। आपको लगता है कि ये वाकई तकलीफदेह हो सकता है और इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक आपदाएं निसंदेह आती हैं। मध्य प्रदेश में मैं पिछले 8-10 वर्षों से स्वयं इस बात को महसूस करता हूं। कभी ओला पाला गिरता है, ओलावृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और कभी अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। किसान बहुत मेहनत के साथ बीज खाद जुटाकर कीटनाशकों का प्रबंध करके बड़ी मुश्किल से अपनी खेती को संभालता है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं उस समय किसान जो निराश होता है उसको ढाढ़स और संबल बंधाने का काम शिवराज जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव किया। केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी बहुत सारे प्रावधानों में संशोधन किया गया, जिसके कारण एक छोटे से हिस्से में भी किसान की फसल का यदि नुकसान होता है तो उसे बीमा का कवर मिलता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही रविवार के दिन भी बीमा की प्रीमियम जमा हो सके इसके लिए बैंकों को खुला रखा। आज मध्य प्रदेश में मैं कह सकता हूँ किसानों के लिए खेती पहले से ज़्यादा आसान हुई है। एक समय किसान साहूकारों के कर्ज तले दबा होता था, बैंकों में उसकी पावतियां गिरवी रखी रहती थी क्योंकि वो कर्ज से उबर नहीं पाता था, लेकिन सरकार ने कृषि और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम किया। इस कारण आज हम कह सकते हैं कि किसानों के खेत तक सड़क बन जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने खेत सड़क योजना लेकर आई। कपिल धारा, कुआं, बलराम तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाकर सिंचाई की क्षमता की वृद्धि की गई और सबसे बड़ी बात यह है मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता आज लगभग 40 लाख हेक्टेयर से अधिक की हम हासिल कर चुके हैं। ये अपने आप में मध्य प्रदेश के किसानों को तीसरी फसल लेने के लिए एक बहुत सुविधाजनक काम सरकार ने किया है। बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, रियायती दर पर खाद और बीज मिल जाए तो किसान कम से कम निश्चिंत हो जाता है। उसके बाद भी यदि आपदा आती है, खड़ी फसल में आग लग जाती है, ओला पाला, बिजली गिरने से फसल खराब हो जाती है, तो भी उसे इस बात का भरोसा है कि संवेदनशील शिवराज जी और भाजपा की सरकार उसको मुआवजा और बीमा दिलाकर उसके नुकसान की यथासंभव भरपाई करने का प्रयास करती है। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो कमी हुई है, कमी पेशी हुई है, खेती में सोयाबीन खराब हुआ है, किसानों में जो आक्रोश है और कहीं लामबंदी भी हो रही है, आपको लगता है कि ये सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, सब कुछ हाथ में आ जाएगा? देखिए, किसान सरकार के कामों से असंतुष्ट तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ यह भी कहता हूँ कि सरकार माननीय मोदी जी की और शिवराज जी की, इन दोनों ने किसानों के लिए कई सारे नए काम किए हैं जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किए। नारा अवश्य दिया कि जय जवान जय किसान, लेकिन किसान हमेशा नुकसान उठाता रहा। पहली बार मैं ऐसा मानता हूँ कि केंद्र में कोई सरकार आई है जिसने किसान को किसान सम्मान निधि दी है। मध्य प्रदेश के लगभग 88 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 12,000 रुपये की राशि मिल रही है। उसके रियायती दर पर उसको बिजली मिल रही है, उसकी फसल का उपार्जन ठीक से हो सके, अच्छा दाम मिल सके। इसलिए मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की सरकार जितने
अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदती है। भारत में कोई सरकार नहीं खरीदती। गेहूं उपार्जन में हम भारत में नंबर 1 पर पहुंचे हैं। लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड पुरस्कार मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में मिला है और आज भी हमारी कृषि विकास दर सर्वाधिक है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारा कृषि के क्षेत्र में काम बहुत अच्छा चल रहा है। आशीष जी, जब कोई व्यक्ति पहली बार जीतता है विधायक के तौर पर तो कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जब वो दूसरी बार जीतता है तो निश्चित रूप से उसके काम, उसकी मेहनत के कारण ही जीतता है। आपको लगातार 10 साल काम करते हुए हो गए हैं। कैसे, कौन से प्रमुख 3 से 4 काम हैं जो आपको लगता है कि वाकई आपने अपने जीवन काल में ऐसे काम कर दिए हैं जनता के लिए जो वाकई अंडरलाइन करने योग्य हैं? देखिए, जनता के विकास कामों से जनता चाहे संतुष्ट हो जाए, लेकिन एक जनप्रतिनिधि ने कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे और ज़्यादा काम करना। विकास की नवीन आवश्यकताएं समय समय पर समाज से उत्पन्न होती है और उन सब के लिए जनप्रतिनिधि और सरकार को काम करना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि हम निरंतर सीखते रहते हैं, कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता, इसलिए विकास के लिए भी लगातार नई नई आवश्यकताएं हमें प्रतीत होती रहती। पर मैं ऐसा मानता हूँ, मैं जब विधायक बना था तब उस समय एकमात्र सिंचाई परियोजना हमारे यहाँ थी, दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना, जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की इस क्षेत्र को अनुपम देन थी। उसके बाद हमने छिपानेर माइक्रो इरिगेशन परियोजना स्वीकृत कराई, जिससे विधानसभा के लगभग 52 गांवों तक सिंचाई परियोजना पहुंच चुकी है। अतिशीघ्र उसका शुभारंभ होने वाला है। 72 गांवों की 35,000 हेक्टेयर भूमि के लिए हंडिया बेराज सिंचाई परियोजना, जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, लगभग 1200 करोड़ से अधिक की ये परियोजना है। इससे भी मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र सिंचित होगा। शेष बचे जो गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र के हैं, वहां पर कई हमने बैराज बनाकर, छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर भी सिंचाई की व्यवस्था की है। लेकिन जो शेष बचे लगभग 70 से अधिक गाँव हैं, उसके लिए माँ नर्मदा से माँ रेवा सिंचाई परियोजना, उसकी DPR हमने तैयार कराई है और सरकार से हमने ये मांग भी रखी है कि इस परियोजना को भी अतिशीघ्र स्वीकृत किया जाए। मुझे विश्वास है जब ये परियोजना भी स्वीकृत हो जाएगी तो विधानसभा को 100% सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकेगा। आशीष जी, साधना न्यूज़ लगातार इस आपके क्षेत्र में काम भी कर रहा है और एक सर्वे भी लगातार हम कर रहे हैं। यहाँ पर कॉलेज के नाम पर ग्रेजुएशन कॉलेज तो है, लेकिन ऐसा पता लगा है कि यहाँ के अधिकतर बच्चों को माइग्रेट करना पड़ता है इंदौर या भोपाल, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनके पास में कोई विकल्प नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आपको लगता है इस दिशा में वाकई काम करने की आवश्यकता है? निश्चित ही मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आज के समय में शिक्षा जगत की आवश्यकता है। आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकारों के समय मात्र 6 या 7 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में होते थे। सीटें भी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश में 25 के आसपास मेडिकल कॉलेज हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बताना तो संभव है ही नहीं, लेकिन हमारे कन्नौद और खातेगांव दोनों महाविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी उपलब्ध है। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ पर खुले हैं और साथ ही साथ भविष्य में हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक एग्रीकल्चर कॉलेज हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इसके लिए भी हमने सरकार से मांग की है। 2 CM राइज विद्यालय हमको मिले हैं, दोनों प्रारंभ हो चुके हैं और बच्चों की, गरीब परिवारों की खास करके बच्चों की उपस्थिति देखकर लगता है कि आज उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत वो बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं जिनके लिए इन स्कूलों में जाना कभी संभव नहीं होता था। आशीष जी, हम पूरे मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो रोज़गार की एक बड़ी समस्या निकल कर सामने आती है। हालांकि ये देश की एक बड़ी समस्या है, लेकिन खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में रोज़गार के लिए आपने कभी कुछ प्लान किया है, कुछ ब्लूप्रिंट आपने रखा है? देखिए, शासकीय नौकरियों की अपनी सीमाएं हैं, निजी सेक्टर में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में यदि मैं रोजगार के विषय में बात करूं तो हमारे यहाँ एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास पिछले 15 वर्षों से चल रहा है और उसे फूड जोन बनाया गया है औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से। वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, 2-3 इंडस्ट्रीज के MOU साइन भी हुए हैं, लेकिन यातायात की कुछ कनेक्टिविटी के कारण, कमी होने के कारण और लगातार इन्वेस्टर सबमिट करने के बाद भी वहाँ कोई बड़ा उद्योग अभी तक नहीं आ पाया। हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1-आध वर्ष में वहाँ पर कोई बड़ा उद्योग जिसका सीधा संबंध अनाज या खाद्य इंडस्ट्रीज से होगा, वो हम यहाँ पर लाकर युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन अभी भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि सरकार की जितनी स्वरोजगार योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से विभिन्न
स्वरोजगार पाठ्यक्रमों के लिए स्वरोजगार के अवसर हमने उपलब्ध कराए और बड़ी संख्या में युवाओं को ऋण मिला है, जिससे वो अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर पाए हैं। आशीष जी, जिस तरह से हम क्योंकि लगातार क्षेत्र में हैं और पता लगता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं, आपकी सोने का कोई समय नहीं है, आप उठ 6 बजे जाते हैं। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि और भी बाकी विधायकों से हम मिलते हैं, इस ऊर्जा का इसका स्रोत क्या है? इसका मतलब क्या, कैसे आप कर पाते हैं, इतनी ऊर्जा कैसे लेके आते हैं, कहाँ से लाते हैं? जब कोई जिम्मेदारी जनता हमें देती है, संगठन किसी काम के लिए हम पर विश्वास करता है, मेरा शुरू से ऐसा मानना है कि हम अपनी जिम्मेदारी के साथ 100% न्याय करें, और इसलिए ऊर्जा लोगों के प्रेम से मिलती है। किसी का काम हो जाता है, किसी को हमारी मदद से कोई चीज़ मिल जाती है, किसी गांव में सड़क बन जाती है, किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद हो जाती है, किसी को इलाज मिल जाता है, तो वास्तव में उसके मन से जो आशीर्वाद निकलता है वही हमारी ताकत होता है। हम अपना पूरा जीवन जब जन सेवा को समर्पित करते हैं तो हमारे लिए अपने निजी सुख, परिवार के सुख कोई मायने नहीं रखते। इसलिए हमारा दरबार, हमारा घर, हमारा आंगन सबके लिए खुला होना चाहिए। जब एक बार आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी प्रतिबद्धता समस्त मतदाताओं के प्रति होती है। राजनीतिक भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव अगर आप ये करते हैं तो इससे जनता को अच्छा नहीं लगता, और जनता को भी ऐसा लगता है कि हमारा जनप्रतिनिधि पक्षपात करता है। हमने अपने दरवाजे और अपना मन सभी के लिए खुला रख छोड़ा है, और इसलिए जो भी हमारे पास काम के लिए आता है हम सहर्ष उसका काम करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण जनता का आशीर्वाद मिलता रहता है, और यही आशीर्वाद हमारी ताकत है, हमारा संबल है। आशीष जी, पहली लिस्ट भाजपा ने बहुत जल्दी जो है मार्केट में लेके आ गए, दूसरी लिस्ट भी कमोबेश आने वाली है। आप अपना नाम उसमें संभावित आप मान रहे हैं कि उसमें आपका नाम होगा? देखिए, मैंने जब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा था तब कहाँ तक पहुँचूँगा ये इसका अनुमान मुझे भी नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने, पार्टी नेतृत्व ने मुझे विश्वास कर लगातार 2 बार इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया, और मैंने हर संभव प्रयास करके इस क्षेत्र को विकास के मामले में अव्वल नंबर पर पहुंचाने का काम किया है। आगे पार्टी क्या निर्णय हमारे बारे में लेती है, पार्टी किस काम को करने के लिए कहती है, ये सब भारतीय जनता पार्टी संगठन पर निर्भर है। मैंने ईमानदारी से काम किया है, और मुझे विश्वास है पार्टी हो या क्षेत्र हो, इसकी जनता का जो विश्वास मेरे प्रति है वो कभी भी नहीं टूटेगा। हमको जहाँ तक याद है, पहला चुनाव आप 12,000 के आसपास जीते थे, दूसरा 7,000 के आसपास जीते, तो ये जो आंकड़ा कम हुआ है, इस तीसरे चुनाव में यदि टिकट मिलता है आपको तो ये आंकड़ा बढ़ेगा, कम होगा, आसपास रहेगा, क्या आकलन किया है आपने? 2013 का चुनाव हम लगभग 22,000 वोटों से जीते थे, 2018 का चुनाव लगभग हम 8,000 मतों से जीते थे, और इस विधानसभा क्षेत्र का पिछले 50 साल के चुनाव का रिकॉर्ड उठाएंगे तो आपको जीत का अंतर बहुत कम नज़र आएगा। लेकिन हमारे साथ युवा कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उनका जुनून है, और समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी ने और हमने काम किया है। इसकी बदौलत पिछली बार का चुनाव मेरे लिए बहुत कठिन इस मायने में था क्योंकि एक कार्यकाल के बाद दूसरा कार्यकाल मुझे मिलने वाला था। जातीय आधार पर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय बहुत सारे प्रत्याशी लड़े थे, और कहीं न कहीं मतदाताओं को भी जातीय आधार पर बांटने का प्रयास कुछ ताकतों ने किया था। इस कारण से चुनाव मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसके बाद भी हम चुनाव जीते, और मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि इस 5 वर्ष के 18 से 23 तक के कार्यकाल में हमारा परिवार पहले से और बड़ा है, और इसलिए 2023 की जीत और बड़ी होगी। अंतिम सवाल ये है कि यदि आप जीतते हैं तो जो पिछले 10 सालों में आपने किया है, आगे आने वाले समय में आप विधानसभा क्षेत्र, जो आपका खातेगांव विधानसभा क्षेत्र है, उसके लिए आपकी क्या योजना है, क्या आप देने वाले हैं? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र को आने वाले समय में 4 लेन सड़क मिलने वाली है। खिलाड़ियों के लिए खातेगांव में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहाँ हैं। हमने इंडोर स्टेडियम वहाँ बनाया है। नेमावर में माँ नर्मदा का घाट महेश्वर के घाट जैसा सुंदर हो, उसके लिए लगभग 3 करोड़ की राशि हमने स्वीकृत कराई है। नर्मदा जी में प्रतिदिन 20-25 शवों का शवदाग्रह होता है धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप। वहाँ हमने गैस चलित शवदाग्रह का निर्माण कार्य चल रहा है। हरण गाँव को तहसील के रूप में मुझे स्वीकृत कराना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दे दी है, गजट नोटिफिकेशन भी उसका जारी हो चुका है। आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ का विकास यहाँ पर हो, एग्रीकल्चर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में खुले, और सिंचाई के लिए जो गांव वंचित रह गए हैं उन सब तक आने वाले 2-3 वर्षों में सिंचाई सुविधा पहुँचे। यही मेरा लक्ष्य है
यदि हर खेत को सिंचाई मिल गई, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए, शिक्षा की बढ़िया माकूल व्यवस्था यहाँ पर हो गई, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे। आशीष जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो आशीष शर्मा जी से बातचीत हुई, जो 2 बार के विधायक हैं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से। जो पिछले 10 सालों में उन्होंने किया है वो काम उनके ज़बान पर हैं। आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं उसकी फहरिस्त, उसकी योजना, उसका ब्लूप्रिंट भी उनके दिमाग में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता अब उन्हें तीसरी बार विधायक के तौर पर देखना चाहती है या नहीं, उनके टिकट मिलता है या नहीं। ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके लिए हमको इंतज़ार करना होगा। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो निश्चित रूप से शुभकामनाएं प्रेषित कर रही है कि आशीष जी को फिर से टिकट मिले और फिर से वो विधायक बने और फिर से उनकी सेवा करें। बहरहाल ये हो पाता या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।